अभी यूनिट नंबर 8 का दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट में प्राणायाम और आसन करेंगे। ठीक है। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम योग की वह क्रिया जिसके माध्यम से श्वास की स्वाभाविक गति को नियंत्रण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्राणायाम। प्राणायाम के कुछ निम्न भेद हैं। सूर्य वेदन प्राणायाम। सूर्य प्रकाश अर्थात दाएं नासिका से श्वास ग्रहण किए गए, फिर कुछ समय रोकने के बाद धीरे धीरे बाएं नासिका से छोड़ा जाता है। इस प्रकार इसमें दाएं नासिका पूरक से बाएं नासिका रेचक से संबंधित है और रोकना कुंभक का संबंध है। रोकना कहता है कुंभक का संबंध। इस प्रकार दाएं नासिका पूरक से होती है, बाएं नासिका रेचक से संबंधित होती है। लाभ प्राणायाम नज़ला, खांसी, श्वास रोगों का उपयोग के लिए यह प्राणायाम ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसी कारण इसका प्रयोग सर्दियों में करना चाहिए क्योंकि कफ से मुक्ति प्रदान करता है। एकाग्रता में सहायक, जिसके मन को शांति भाव पैदा होता है। उजियाई प्राणायाम क्या होता है? इस प्राणायाम दोनों नासिकाओं से श्वास ग्रहण किया जाता है। जब श्वास छोड़ी जाती है तो दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ा जाता है। जब दोनों नासिकाओं से श्वास ग्रहण की जाती है और गले के एक कंपन उत्पन्न होता है जिसे समुद्र की लहरों के समान ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? उजियाई का शाब्दिक अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। इस प्राणायाम के माध्यम से ही व्यक्ति श्वास पर विजय प्राप्त करता है। इसे कारण कहते हैं उजियाई। देखो उजियाई का चित्र देखो इसमें। ठीक है, ये देखो उजियाई। खर्राटों से मुक्ति मिलती इसमें। इसको हम भी करेंगे बेटे, हमारे को भी खर्राटे आते हैं, कभी कभी होता है ऐसा। ठीक है, जब थक जाते हैं। थायराइड के संबंधित रोगों में लाभदायक कहते हैं। टॉन्सिलिंग से खर्राटों छुटकारा मिलता है, खर्राटों से मुक्ति मिलती है, आवाज़ में मिठास उत्पन्न होता है, कान संबंधित रोगों में उपयोगी होती है उजियाई। अब करते हैं शीतकारी क्या होता है? इस प्राणायाम दो दांतों को जोड़ कर होठ फैला दिए जाते हैं। इसके सामने खड़ा व्यक्ति दांतों को देख कर ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, और देखें दोनों नासिकाओं से श्वास छोड़ी जाती है, शीतकारी होती है। गर्मियों में उपयोगी है क्योंकि मन में शीतलता उत्पन्न करता है, क्रोध पर नियंत्रण होता है, मुंह की छालों से मुक्ति होती है, मसूड़ों की बीमारी को दूर करता है, अनिद्रा को दूर करने में सहायक होता है। अब चलते हैं शीतली में क्या होता है? जीभ को मोड़ के किया जाता है। इस प्राणायाम में जीभ को बाहर निकाल कर उसे मोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात अपने मुंह के माध्यम से श्वास ग्रहण की जाती है, उसे दोनों नासिकाओं से बारी बारी से छोड़ा जाता है। इसमें ये सभी लाभ प्राप्त होते हैं शीतकारी से प्राप्त होते हैं। ये देखो शीतकारी का चित्र देखो। ठीक है, भस्त्रिका में कहते पुराने समय में सुनारों तथा लोहारों द्वारा अग्नि जलाने के लिए उसे तेज करने के लिए धोंकली का प्रयोग किया जाता था, जिसे संस्कृत में भस्त्रिका कहते हैं। इस प्राणायाम में दोनों नासिकाओं से लंबी गहरी सांस ली जाती है और पेट को अंदर की तरफ खींचा जाता है और फिर उसे आवाज़ करते हुए सांस को बाहर छोड़ा जाता है। इसके लाभ कौन से हैं? मोटापा दूर करने में सहायक होती है। इस प्राणायाम में शरीर को अधिक ऑक्सीजन या वायु मिलती है। दमा या श्वास
रोग में उपयोगी है। इस प्राणायाम में उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी और गर्भवती महिलाओं द्वारा नहीं करना चाहिए। भ्रामरी क्या होता है? इस प्राणायाम में जब श्वास ग्रहण की जाती है तो उसे वापस छोड़ी जाती है। ऐसे भ्रामरी ध्वनि उत्पन्न होती है, भ्रामरी की तरह ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। ऐसे श्वास ग्रहण करते समय अपनी आँखों को केवल ध्वनि एकाग्रता स्थापित की जाती है। यह प्राणायाम मानसिक क्षेत्र में अधिक लाभदायक होता है क्योंकि इसके द्वारा एकाग्रता को बढ़ावा मिलता है और मानसिक अवसाद अथवा तनाव को कम किया जा सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं मूर्छा में कहते हैं आँखों को बंद करके सिर को पीछे की ओर झुकाया जाता है और दोनों नासिकाओं से श्वास ग्रहण की जाती है। इसके पश्चात गर्दन को सामान्य स्थिति में लाते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ा जाता है। इसे कहते हैं मूर्छा। लाभ क्या है? तनाव को कम करना, क्रोध पर नियंत्रण करना, मानसिक स्थिरता या ध्यान में सहायक होता है। प्लावनी में क्या होता है? इस प्राणायाम में गर्दन को आगे की ओर झुकाते हुए श्वास ग्रहण की जाती है और फिर इसे सामान्य स्थिति में लाते हुए श्वास छोड़ी जाती है। अर्थात तैरना, इसी कारण इसे निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। तैराकी में लाभदायक होता है। प्लावनी में पाचन में सुधार होता है, कब्ज में सुधार होता है। ठीक है। प्लावनी में कपालभाति। ठीक है। एक आगे प्राणायाम 10 प्रकार के बताए गए इसमें। अनुलोम और विलोम। इस प्राणायाम में पहले दाएं नासिका से श्वास ग्रहण की जाती है तथा बाद इसे बंद करके बाएं नासिका से छोड़ा जाता है। इसी प्रकार इसी विपरीत क्रम में किया जाता है। ऑक्सीजन लेवल में वृद्धि, रक्त संचालन में सुधार, नेत्र ज्योति ठीक रहती है। अब चलते हैं आसन। कौन से? ये कर लिए अपने प्राणायाम सारे। कौन कौन से एक बार और आपको रिपीट करवाता हूँ मैं कौन कौन से हैं। देखो प्राणायाम पुण्य 10 प्रकार का बताया। कौन कौन से? सूर्य वेदी प्राणायाम एक तो, दूसरा कौन? उज्जयी, तीसरा कौन सा? शीतकारी के बाद में शीतली, भस्त्रिका के बाद में भ्रामरी में मूर्छा के बाद में प्लावनी कपालभाति, अनुलोम विलोम। ये प्रकार के हो गए। ठीक है। आगे चलते हैं आसन। कौन सा? आसन। अब करते हैं क्या? आसन कितने प्रकार के? वैसे 14 प्रकार के बता रखे। टोटल कितने होते हैं? 15 होते हैं हठ योग प्रतिभा के अनुसार। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, इसे हाफ फिश भी करते। अर्ध मत्स्येंद्र हाफ फिश। इस आसन में जमीन पर बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर से ले जाकर जमीन पर रखा जाता है। इसके पश्चात दाएं पैर को बाएं पांव के कुल्ले के नीचे लाया जाता है। इसके पश्चात जहां तक हो सके गर्दन को बाएं ओर मोड़ दी जाती है। रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में वृद्धि, पीठ दर्द व कमर दर्द में राहत, गर्दन व कंधे को तनाव को कम करना, कुल्ले के दर्द को लाभदायक। ठीक है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन हाफ। इस आसन में जमीन पर बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए बाएं, ये कर लिया बेटे। ठीक है। आगे देखते हैं भुजंगासन क्या होता है? फन सर्प। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए सर्प के समान लगती है। इसी कारण इसे भुजंगासन तथा सर्पासन कहते हैं। एक अधोमुखी आसन है। इसे पेट के बल लेटकर किया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं पाइल्स रोग में उपयोगी, क्योंकि इसमें कब्ज की समस्या दूर हो जाती है।
साइटिका से छुटकारा प्राप्त करने में सहायक। ठीक है, आगे शिल्प डिस्क में उपयोगी, स्पीड डिस्क में उपयोगी, जी की रीढ़ की हड्डी में। चक्रासन होता है व्हील पोज। व्हील पोज, इस आसन में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाने इस शरीर में चक्र के समान प्रदर्शित किया जाता है। पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़कर, पीठ के बल लेटेंगे तथा घुटनों को मोड़कर, उसके पश्चात दोनों हाथों को कुल्ले उल्टा करके कंधे के पीछे रखा जाता है तथा श्वास अंदर की ओर खींचा जाता है। कमर तथा छाती को ऊपर उठाया जाता है और हाथ पैरों को जमीन समीप लाते हुए चक्कर की आकृति बनाई जाती है। इसे व्हील पोज कहते हैं। चक्रासन, ठीक है, चक्कर के समान। अभी दिखाता हूँ आपका चित्र चक्रासन का। इसके पीछे था चक्रासन का चित्र, अभी है नहीं, आगे दिखाऊंगा बट्टो। ठीक है, इसके लाभ क्या क्या हैं? रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, शरीर में स्फूर्ति बनती है, हाथ पांव मजबूत, मांसपेशियां मजबूत होती है। धनुरासन, धनुरासन में क्या होता है? दा वॉश पोज। इस आसन में शरीर की आकृति सामान्य तौर पर खींचे हुए धनुष के समान हो जाती है, इसी कारण से धनुषासन कहते हैं। इस आसन में पेट के बल लेटकर पैरों को घुटनों से मोड़कर ऊपर की ओर लाया जाता है तथा हाथों से पकड़ लिया जाता है। ऐसा करते हुए समय अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे धनुरासन पोज। इसके लाभ रीढ़ की हड्डी में लचीलापन, हाथ पांव की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कमर दर्द में कम करता है। हलासन, हलासन बॉल्स पोज। इस आसन में हल के समान आकृति बनाई जाती है। पीठ के बल लेटकर दोनों हाथों को शरीर के पास में लाया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात पैरों को ऊपर की ओर उठाकर समकोण की आकृति में स्थिति में किया जाता है, फिर इसे मोड़ दिया जाता है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन, मोटापा दूर करने में मदद करता है। डायबिटीज में इस आसन में मधुमेह में उपयोगी, क्योंकि यह पाचन तंत्र में सुधार करता है, तनाव कम करने में सहायक होता है। मयूरासन, द पीकॉक पोज। इस आसन में सर्वप्रथम जमीन पर घुटने टिकाकर बैठा जाता है। इसके पश्चात दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन पर इस प्रकार रखा जाता है कि सब अंगुलियों पैरों की दिशा में रखी रहे। इसके पश्चात दोनों कोहनियों को मोड़कर नाभि के आसपास रखा जाता है। इस आसन में संपूर्ण शरीर को अपनी हथेलियों पर उठा लिया जाता है और दोनों पांवों को ऊपर उठाते हुए सिर का भाग नीचे की ओर झुकाया जाता है। ये देखो चक्रासन, ये है, देखो ये देखो चक्रासन इस तरह होता है। हथेलियों व हाथ मांसपेशियां मजबूत होती है। इस आसन में हमारा शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा का खर्च करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में उपस्थित वसा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। मधुमेह पाचन तंत्र में सुधार में, क्योंकि पेट पर और भीतरी भागों में दबाव उत्पन्न होता है। पश्चिमोत्तान, इस आसन में 200 पश्चिमी तथा उत्तान, कमर पश्चिम का था कमर और खींचा हुआ, अवतान खींचा हुआ। इस आसन का अभ्यास करते समय शरीर के पिछले भाग, कमर, पीठ, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव अनुभव होता है, इसलिए इसे पश्चिमोत्तान कैसे है। यह आसन रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों की मजबूत में सहायक है। वह पेट की चर्बी को दूर करते हैं। इसमें पूरे शरीर के साथ साथ फिर सिर व गर्दन की मांसपेशियों का व्यायाम होता है, जिससे तनाव दूर होता है। पद्मासन में इस आसन ध्यान में सहायक होता है। इसमें जमीन पर बैठाकर
दोनों पैरों को विपरीत जांघ पर रखा जाता है। इसके पश्चात रीढ़ की हड्डियों को सीधा रखा जाता है, किंतु दौरान दोनों घुटनों जमीन से नहीं उठाने चाहिए। अरे भगवान हमारे साथ। ध्यान एकाग्रता होना, मूत्र पर नियंत्रण स्थापित होना, ब्रह्मचर्य का नियंत्रण में सहायक होना, कमर दर्द में लाभदायक। शलभासन में क्या होता है? लोक इष्ट पोज। इस आसन में शरीर की आकृति टिड्डे के समान हो जाती है। यह आसन पेट के बल लेट कर किया जाता है। ठीक है। यह अपने दोनों हाथों को सीधे रखते हैं, उनको जांघों के नीचे करके। इसके पश्चात अपने सिर तथा मुंह को सीधा रख के इसके पश्चात दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाया जाता है, नीचे की ओर मोड़ा जाता है। पेट की चर्बी को कम करता है। पेट की कब्ज की समस्या को से छुटकारा होता है। सर्वासन में क्या होता है? सभी अंगों का आसन है, क्योंकि इसमें शरीर का प्रत्येक अंग का अभ्यास होता है। सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें पीठ के बल लेटकर दोनों हाथों को जमीन पर टिका दिया जाता है, फिर धीरे धीरे पाँव को ऊपर की ओर उठाया जाता है। इसके पश्चात हाथों के सहयोग से पीठ व कमर के भाग को ऊपर किया जाता है, किंतु इस दौरान कोहनियाँ जमीन पर टिकी रहती हैं। इसके पश्चात धड़ व पाँव को एक सिद्ध में लाया जाता है। कंधों को मजबूती प्रदान करता है, थायराइड में उपयोग होती है, पेट की चर्बी को कम करता है। शवासन। इस आसन में शरीर को पूर्ण रूप से शिथिलता छोड़ दी जाता है, जैसा कोई मृत व्यक्ति हो। इसी कारण से शवासन कहते हैं। इस आसन में प्रयोग योग सूत्र के अंत में किया जाता है। इस आसन में सभी अंगों को ढीला छोड़ दिया जाता है, आंखें बंद कर दिया जाता है और पैरों में थोड़ी सी दूरी रखी जाती है। बिल्कुल हिला डुला नहीं जाता। उपचार में उपयोग होता है। तनाव दूर करना, अनिद्रा के समाधान में सहायक होती है। सुखासन में क्या होता है? इस आसन में व्यक्ति अपने दोनों पांवों को विपरीत दिशा में जांघों के नीचे रखता है। इस आसन में शरीर व दिमाग में शांति स्थिरता उत्पन्न होती है। शरीर व ध्यान में स्थिरता पैदा होती है। ताड़ासन। इस आसन में पैरों को अपने पंजे के बल ऊपर उठाया जाता है। अपने हाथों को सिर के ऊपर सीधे ले जाकर उनकी अंगुलियों को आपस में मिलाया जाता है। लंबाई में वृद्धि, कुबड़ की समस्या का समाधान, हाथ व पैरों की मांसपेशियों में मजबूती प्रदान करना, पाँव की एड़ियों का दर्द दूर होना। वज्रासन में एक ध्यान आसन है जो मन की चंचलता को दूर करता है। एकमात्र आसन है जो भोजन करने के बाद किया जाता है। इस आसन में घुटने के बल ले बैठकर कमर, पीठ व कंधे को सीधा रखा जाता है तथा दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखकर ध्यान लगाया जाता है। इसके बाद में क्या किया जाता है? देखो, पद्मासन हो गया, सुखासन हो गया, वज्रासन ध्यान केंद्रित के लिए किया जाता है। पाचन में सहायक होता है। किसमें? पाचन में सहायक होता है। भोजन ग्रहण करने के बाद में किया जाता है। यह घुटनों के दर्द को कम करता है, एड़ियों के दर्द को दूर करता है। लंबे समय पर बैठकर कार्य करने वाले लोगों के लिए इस रक्त का प्रवाह सहायक होता है। विभिन्न प्रकार के आसनों न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करते हैं। आसन एकाग्रता में वृद्धि करते हैं,
इसी कारण इन्हें प्राणायाम की आवश्यकता शर्त माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आसन हो गया, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम में 10 प्रकार के थे और आसन कितने प्रकार के थे? मनोरंजन। ठीक है, शाब्दिक दृष्टि से हिंदी में इसका अर्थ है मन को आनंदित करने वाली क्रिया। अंग्रेजी भाषा में रिक्रिएशन कहते हैं। शाब्दिक अर्थ है पुनः निर्माण करना। वास्तव में मनोरंजन में वे सभी गतिविधियाँ शामिल है जो मनुष्य में शिथिल हो चुकी शक्तियों को पुनर्निर्मित करती है, कमजोर हुई। मनोरंजन को खेल से संबंधित करते हुए जॉन एच फाइनली ने लिखा है। जॉन एच फाइनली ने लिखा, खेल तथा मनोरंजन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मनोरंजन की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? प्रथम श्रेणी में वे परिभाषाएं आती हैं जिनके अनुसार मनोरंजन अतिरिक्त समय का उपयोग है। फिट्स गेराल्ड, मनोरंजन एक प्राकृतिक प्रदर्शन है जो व्यक्ति खाली समय में शौक पूरा करने में के लिए करता है। अतः हचिसन के अनुसार मनोरंजन अवकाश के समय एक ऐसी क्रिया है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से भाग लेते हैं। मेयर ब्राइट के अनुसार मनोरंजन खाली समय के दौरान स्वेच्छा से प्राप्त व्यवस्था से है। कुछ विद्वानों ने मनोरंजन को संवेग अनुभवों से जोड़ा है। साल्सन के अनुसार मनोरंजन एक गति नहीं बल्कि यह एक संवेग है। जोसेफ ली के अनुसार मनोरंजन एक का संबंध है क्रियाओं से नहीं बल्कि संयोगों से है। बुचर के अनुसार शिक्षा की भांति मनोरंजन भी मनुष्य की एक मौलिक आवश्यकता है, उसके दैनिक जीवन की एक आवश्यकता का भाग है। बुचर के अनुसार क्या बताया गया है? मनोरंजन मन बहलाने वाला अनुभव है जिसमें व्यक्ति को शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। बटलर के अनुसार मनोरंजन किसी भी प्रकार के अनुभव व क्रिया के योग जिसके कारण व्यक्ति आंतरिक प्रसन्नता अनुभव करता है। इस प्रकार प्रथम परिभाषा में खाली समय का उपयोग मानती है, दूसरी परिभाषा में आंतरिक प्रशंसा तथा संतुष्टि से जोड़ती है। मनोरंजन को समझने का अंतिम दृष्टिकोण है कि ये हमारी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सहायक है। एड गिल ने लिखा है कि मनोरंजन क्रिया करना, निर्माण करना, प्राप्त करना और सीखना है। खेल का सिद्धांत कौन कौन से हैं? खेल के सिद्धांत, ठीक है बच्चों, खेल के सिद्धांत ये सिद्धांत बताते हैं कि कोई भी बालक किसी खेल में रुचि क्यों लेता है। मनोवैज्ञानिकों ने खेल में रुचि के अलग अलग कारण बताते हुए कुछ सिद्धांत तो दिए गए हैं, खेल के सिद्धांत कहते हैं। मनोविश्लेषण का सिद्धांत के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। इन्होंने मानव मस्तिष्क को स्थिर व गत्यात्मक दो भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन किया है। कौन कौन से है? चेतक, अचेतक और अवचेतक। चेतक 10% होता है, अचेतक तथा अवचेतक 90% होता है। इसमें क्या होता है?
इसमें छोटा प्रयास, ये याद आने वाले या दमित इच्छा व अपूर्ण आवश्यकताओं का भंडार अचेतक मन कहलाता है। सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इड नैतिक विहीन होती है, ईगो व्यवहारिक होती है, सुपर ईगो नैतिकता के सर्वोच्च अवस्था पाई जाती है। इसमें ईड खेल की रुचि या का आधार है। इसमें ईड खेल की रुचि का आधार है। सिगमंड फ्रायड ने मानव मस्तिष्क को दो भागों में विभाजित करके अध्ययन किया है। मोटिवेशन का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है। अविशेष ऊर्जा का सिद्धांत। अविशेष ऊर्जा का सिद्धांत विद्वान वान सेलर व प्रकृति विज्ञानी हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार बालक अपनी आवश्यकताओं से अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो इस अतिरिक्त ऊर्जा को खर्च करने के लिए वे खेलों में भाग लेते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि बालक की इस अतिरिक्त ऊर्जा को कोई उद्देश्य विहीन खेलों के माध्यम से भी खर्च करवाना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियों में बदला जा सकता है, जिसे उदारीकरण या मार्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारीकरण या मार्गीकरण कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब बालक खेल के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा को खर्च करता है तो शारीरिक व मानसिक व्यायाम भी होता है। मनोरंजन का सिद्धांत तीसरा है। किसने दिया था? लॉर्ड केम्प ने। किसने दिया था? लॉर्ड केम्प ने। तथा GDW पेट्रिक ने प्रस्तुत किया मनोरंजन का सिद्धांत। यह सिद्धांत मानता है कि कोई भी बालक खेल में इसलिए भाग लेता है कि उसमें उसका मनोरंजन हो, अर्थात खेल इसलिए खेले जाते हैं जिससे गंभीर कार्यों में खर्च की ऊर्जा को अवसर प्राप्त किया जा सके। यह सिद्धांत अविशेष ऊर्जा का विरुद्ध सिद्धांत है, क्योंकि यह मानता है कि खेल अतिरिक्त ऊर्जा को खर्च करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह तो ऊर्जा को पुनर्निर्मित करने की प्रक्रिया है। इस सिद्धांत का मानना है कि कक्ष में अत्यधिक गंभीर विषयों का प्रस्तुतिकरण जब बिना मनोरंजन के किया जाता है तो कक्षा में निरंतरता वातावरण बन जाता। इस सिद्धांत के अनुसार कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री उदाहरणों के अनुसार दो तरफ संप्रेषण का प्रयोग करके अध्यापक कक्षा में निरस्ता को समाप्त कर सकता है। इस प्रकार इसमें कक्षा में जनतांत्रिक वातावरण का निर्माण होता है। मनोरंजन के सिद्धांत के अनुसार सर्वीय दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री त्रिआयामी सामग्री कक्षा की निरस्ता को दूर करते हैं, जिससे वास्तविक वस्तु तथा मॉडल त्रिआयामी सामग्री का उदाहरण है। इस सिद्धांत के अनुसार वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव को ही ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में सहायक है। एडगर डेल के अनुसार इस सिद्धांत में सहायक सामग्री सापेक्ष प्रभावशील की तुलना के लिए अनुभूत शंकु का सिद्धांत दिया है, जो कि उनका सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव है। BSW ने मनोमूल्यांकन से संबंधित अधिगम शंकु का सिद्धांत दिया है। कौन सा? अधिगम सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत इसका जनक कौन है? कार्ल ब्रूस। यह सिद्धांत का मानना है कि बालक जिस प्रकार खेलों में रुचि लेता है उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य की कार्य क्षेत्र में किस क्षेत्र में जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार खेलों का जीवन से यह उपयोगी है कि ये आगामी जीवन के लिए बालक को तैयार कर देते हैं, क्योंकि खेल बालक में अभ्यास एवं कुशलता को विकसित करते हैं, जो भविष्य में बालक जिस भी क्षेत्र में जाता है वहाँ उसे लाभ पहुँचा सकता है। वर्तमान व भविष्य, अतीत व वर्तमान का पुनर्कथन सिद्धांत स्टैनी हॉल ने दिया था। बालक खेल के माध्यम से अपने भविष्य की तैयारी
नहीं करता बल्कि असामाजिक तथा अपने सामाजिक अतीत को दोहराते हैं। खेल के अतीत दौरान प्रक्रिया के भविष्य के लिए पूर्वानुमान। इस सिद्धांत के अनुसार खेल एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आदिम स्वरूप या अतीत की पीढ़ियों का विशेषता को प्रकट करता है। आक्रामकता, क्रोध, उत्साह प्रदर्शन। आगे थे मनोभाव सिद्धांत। मनोभाव सिद्धांत अरस्तु किसने दिया था? अरस्तु के लेखों में मिलता है कि यह सिद्धांत खेल एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं और संवेगों को प्रकट करते हैं। यह सिद्धांत पूर्वकथन सिद्धांत से मिलता जुलता है किंतु पूर्वकथन सिद्धांत खेल को केवल आदमी विशेषताओं से जोड़ता है, जबकि मनोभावों का सिद्धांत खेल का संबंध मानव के सभी संवेगों से मानता है। इस सिद्धांत की तुलना अविशेष ऊर्जा के सिद्धांत से की जाती है, जिससे खेलों को अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकालने का साधन माना जाता है। ठीक उसी प्रकार मनोभाव का सिद्धांत मानता है कि खेल अतिरिक्त संयोगों को प्रकट करने का माध्यम है। नर्सिंग अभ्यास का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। इसके अनुसार बालकों में रुचि इसलिए लेता है कि प्रतियोगिता तथा संघर्ष जैसी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इस प्रकार के सिद्धांत का मानना है कि खेलों का आधार जीवन में बाहरी व कृत्रिम घटनाएं नहीं है, बल्कि यह तो मानव प्रकृति है। खेल ही जीवन है। सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डीवी ने। जनक जो प्रयोजनवाद के भी जनक हैं। प्रयोजनवाद वह सिद्धांत है जो शिक्षा को क्रियाशील वास्तविक लाभ को से जोड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन का वास्तविक अर्थ है निष्क्रियता में नहीं बल्कि सक्रियता में है। खेल बालक में क्रियाशील का विकास करता है। इसी कारण इन्होंने कहा है कि खेल ही जीवन है। इस दर्शन के आधार पर विलियम किलपैट्री ने शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना विधि पर प्रोजेक्ट प्रस्तुत की। इसमें बालक को कोई वास्तविक कार्य करता सामाजिक संपर्क का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्रकार के खेल व्यक्ति को समाज के निकट लाते हैं, सामाजिक कर्ण को बढ़ावा देते हैं। समाज के नियमों को सीखने प्रक्रिया में परिवार को विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनोरंजन की एजेंसियां बाद में करेगी। ये सिद्धांत हो गए सामाजिक संपर्क का सिद्धांत, खेल जीवन का सिद्धांत जॉन डीवी ने, नैतिक अभ्यास का सिद्धांत मैकडूगल ने, आगे देते मनोभाव का सिद्धांत अरस्तु ने, पुनर्कथन का सिद्धांत स्टैनली हॉल ने, पूर्वानुमान का सिद्धांत कार्ल गुरुस ने, और ये किसने दिया था? मनोरंजन का सिद्धांत क्लॉड केम्प और जॉन जी.डी. डब्ल्यू. पैट्रिक ने दिया था। और अविशेष ऊर्जा का सिद्धांत वॉन सेलर अतः हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। और मनोविश्लेषण का सिद्धांत जिसको ने दिया था। थैंक यू। आगे तीसरा पार्ट और लेके आते हैं लास्ट।